नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राष्ट्रपति टॉपिक के ऊपर। किसके ऊपर? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 तक पढ़ लिया था हमने। 52 से पढ़ना चालू किया था, 52 से लेकर 61 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम सबसे पहले अनुच्छेद 62। सभी विद्यार्थी हेडिंग डालो, अनुच्छेद 62। लिखो। इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या उसे पद से हटाए जाने पर या अन्य कारण से रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में 6 माह के भीतर कितना? 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक होगा। 6 माह के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक होगा। अब देखो, सामान्यतः ध्यान रखना, एक राष्ट्रपति होता है, उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अब एक व्यक्ति ने काम किया 2 साल, कितने साल तक? 2 साल तक काम किया, कितना बचा? 3 साल बचा। अब इसके बाद में ये 2 साल काम करने के बाद में इस व्यक्ति की मौत होगी, या फिर इसने रिजाइन कर दिया, या इसको महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया, या काफी टाइम से एब्सेंट चल रहा, आ नहीं रहा किसी कारणवश, जो भी रहा कारण, तो फिर ऐसी स्थिति में इसका चुनाव करवाया जाएगा। वापस क्या करवाया जाएगा? चुनाव करवाया जाएगा। और 6 माह के भीतर तो 6 माह के भीतर मतलब 2 साल तो इसने काम कर लिया था, और 6 माह के भीतर क्या करवाएगा? चुनाव करवाएंगे। और जब इस 6 माह के दौरान जो काम करेगा वो उपराष्ट्रपति काम करेगा इसका। ठीक है। अब 2 साल के बाद में जब इसके चुनाव होंगे तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष रहने वाला है? हाँ, तो अगर देखो मेरी बात सुनो, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उनका अलग चलता है मामला, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ऐसा है कि जब भी दोबारा इसका चुनाव होता है ना, तो उसके बाद में आगामी 5 वर्ष तक रहता है वो। इसमें उपचुनाव वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, वो उपचुनाव में होता है। किसमें होता है? उपचुनाव में होता है। जैसे कोई विधायक है, अब विधायक 2 साल तक रह लिया, और फिर उसके बाद में किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई, या उसने त्याग पत्र दे दिया, या उसे को अयोग्य घोषित करके हटा दिया, तो फिर ऐसी स्थिति में जो चुनाव होते हैं तो वो आगामी 3 साल के लिए होते हैं उसके, मतलब उसका कार्यकाल शेष अवधि के लिए होता है। लेकिन यहाँ शेष अवधि के लिए नहीं होकर आगामी 5 साल के लिए उसका चुनाव होता है। नोट डालो। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नए राष्ट्रपति का चुनाव शेष अवधि के लिए नहीं होकर आगामी 5 वर्ष के लिए होता है। लिख लिया? ये हो गया विद्यार्थियों कौन सा? आर्टिकल 62। अब जो आर्टिकल पढ़ेंगे हम, जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं है। वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़कर कैसे पढ़ेंगे हम? बीच बीच में जो भी आर्टिकल में प्रावधान कर रखा है उसमें। तो अब अगला जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो 65 पढ़ेंगे। अगला कौन सा आएगा? 65।
क्योंकि जैसे आप आर्टिकल 52 से पढ़ना चालू करते हो ना, किससे 52 से लेकर 78 तक कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है अध्याय फर्स्ट में। अब इस 52 से लेकर 78 तक देखो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना होता है, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना पड़ता है, प्रधानमंत्री के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, और इसके अलावा मंत्री परिषद के बारे में भी पढ़ना होता है, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ना होता है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसके बारे में पढ़ना होता है। ठीक है ना, एक थोड़ी आएगा इसमें, मैं 52 से लेकर 78 तक की बात कर रहा हूँ। फिर 79 से अलग 79 से लेकर 122 तक संसद आ जाती है। फिर 123 में इसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति आ जाती है, किसकी, राष्ट्रपति की। और फिर इसके बाद में 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। और फिर 148 से लेकर 151 तक केग आ जाता है विद्यार्थियों। और फिर 152 में राज्य की डेफिनेशन आ जाती है। और फिर उसके बाद में राज्यपाल वगैरह वो आ जाते हैं। मतलब 152 से लेकर 237 तक राज्य की राज्य सरकार के बारे में उल्लेख मिलता है। भाग 6 स्टार्ट हो जाता है वहां से। चलो अभी हम ज्यादा उलझेंगे नहीं इसमें। तो अनुच्छेद 62 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हाँ, 52 से लेकर 62 तक एक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से याद हो गया आपको, हो गया ना। अब लिखेंगे अनुच्छेद 65। लेकिन अनुच्छेद 65 पढ़ने से पहले 62 के बारे में पता होना चाहिए। आप क्या होना चाहिए, 62। 62 में क्या लिखा हुआ है, मतलब इसका पद रिक्त हो जाता है। पद रिक्त कैसे कैसे हो सकता है इसका, निधन होने पर हो जाता है, हटा दिया, त्याग पत्र दे दिया, या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है। अब जब इसका पद रिक्त है तो उस समय राष्ट्रपति का काम कोई न कोई तो करेगा, उपराष्ट्रपति करता है। और उपराष्ट्रपति भी एब्सेंट होता है तो फिर ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करता है। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी एब्सेंट है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, ध्यान रखना। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं इसमें 65 में कि इसमें कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, कार्यवाहक राष्ट्र। केवल समझने के लिए, हालांकि शब्दावली बहुत कई प्रकार की शब्दावली आपको इसमें देखने को मिलेगी। लिखो, इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि, शॉर्ट में डिटेल चलना पड़ेगा, शॉर्ट समझ में नहीं आएगा, कठिन। लिखो, इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति में, भाग जाएंगे आधे अधूरे आकस्मिक रिक्ति में या आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना। अब लोड मत लो ज्यादा, इसका कुछ नहीं है, कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है इसमें। ये तो केवल शब्दावलियां थी। मतलब जब राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में काम कौन करेगा, उपराष्ट्रपति काम करता है, और वो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो राष्ट्रपति के जो भी कार्य होंगे उसको कोई न कोई जो व्यक्ति करता है उसके बारे में उल्लेख कर रखा है इसमें। मतलब इसमें राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का काम करेगा उसका उल्लेख कर रखा है। अब सामान्यतः कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है। लिखो, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, अब थोड़ा डिटेल लिखा रहा हूं ना, मतलब सब समझ में आ जाएगा ये आर्टिकल आपके। बाकी वन लाइनर वाला जो फैक्ट है उससे समझ में नहीं आएगा। देखो, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को ही
रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को ही कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। लिख लिया? लिखो। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। लिख लिया? अगला फेंक लिखो। जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर आप लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जब भारत का राष्ट्रपति ऑब्लिक उपराष्ट्रपति ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तीनों ही पद रिक्त हो, तीनों ही पद रिक्त हो, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश संभालता है। अब देखो, आपको इसमें आर्टिकल 62 में तो क्या याद रखना है कि यदि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उसको 6 माह के भीतर भीतर बढ़ना जरूरी होगा, और उसको जो 6 माह के भीतर जो चुनाव कराओगे, जब भी चुनाव होंगे तो आगामी 5 साल के चुनाव होंगे, शेष अवधि के लिए नहीं होंगे। ये तो लिखा हुआ 62 में, और 65 में लिखा हुआ कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख कर रखा है। कार्यवाहक राष्ट्रपति से मतलब है कि जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति काम देखता है, और यदि उपराष्ट्रपति की पोस्ट भी खाली है तो फिर ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी एब्सेंट है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, और इस बात का उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 65 में किया गया है। अब जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा उसका जो कालावधि रहेगी, उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा? 6 माह रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 62 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के भीतर भीतर कराना अनिवार्य होता है। लिखिएगा, नोट डाल सकते हो। अब ध्यान रखना, मैंने आपको यह भी लिखाया था कि कार्यवाहक राष्ट्रपति जब भी बनेगा तो उसको सारी शक्तियां राष्ट्रपति के समान प्राप्त होती है। लिखिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति को वे सभी शक्तियां ऑब्लिक वेतन भत्ते ऑब्लिक उन्मुक्तियां, विशेष छूट होती है ना उन्मुक्तियों में, उन्मुक्तियों का मतलब क्या है? विशेष छूट। उन्मुक्तियां दी जाती है जो
कि राष्ट्रपति को दी जाती है। यानी कि राष्ट्रपति की जगह पर जो व्यक्ति आके काम करता है उसको सारे हक अधिकार सेम राष्ट्रपति के समान होते हैं, लेकिन शपथ भी लेनी पड़ती है इसको राष्ट्रपति के रूप में आके। अब आप कहोगे कि सर उपराष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेगा, लेकिन जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेगा। अगर अब मेरी बात सुनना, इसको शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। अब मुख्य न्यायाधीश खुद ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने आ रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम कोई कोई करेगा ना भी दूसरा, तो फिर ऐसी स्थिति में उसका काम कोई कोई वरिष्ठ न्यायाधीश करता है। और ऐसा हुआ भी है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ध्यान रखना, आगे पढ़ाऊंगा मैं एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ूंगा। लिखो क्या लिखा है। हाँ, मतलब वही शक्तियां विशेषाधिकार सारे वेतन भत्ते वो के वही मिलते हैं जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। अब जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 माह। लिखो, इस कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 महीने हो सकता है। अधिकतम अधिकतम कितना हो सकता है? 6 महीने हो सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को 6 माह से अधिक कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है ना। देख लिया। देखो अगला आर्टिकल, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 71 71। लिखो, इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। देख लिया। अगला फैक्ट लिखो। अब मेरी बात सुनो, माना कि मुझे राष्ट्रपति बना दिया गया, मैंने 2 साल तक नहीं, मैं जब चुनाव जीता तो मैं गड़बड़ी करके जीत गया। क्या करके जीत गया? गड़बड़ी करके चुनाव तो जीत गया। अब चुनाव जीतने के बाद में मामला गया कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। केस चल रहा था अपना। 2 साल तक अपन खूब बढ़िया राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे, जितने भी कार्य किए बढ़िया किए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से सही थे। अब 2 साल बाद में कोर्ट का फैसला आता है कि आप सही तरीके से चुनाव नहीं जीते थे, मतलब आप, मेरा जो चुनाव है उसको अवैध ठहरा दिया जाता है या गैर संवैधानिक ठहरा दिया जाता है कि सही तरीके से आप नहीं जीते, तो मेरा कार्यकाल तो समाप्त हो जाएगा 2 साल के बाद में। लेकिन मैंने 2 साल में जो काम किए उनको वैलिड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उनको वैलिड माना जाएगा। चाहे मैं गलत तरीके से बना, लेकिन बन तो गया एक बार, और बन के जो काम किए वो सारे वैध है, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लिखिएगा, यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का एक ही आर्टिकल में उल्लेख कर रखा है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अवैध घोषित कर दिया जाता है। ब्रैकेट में लिख सकते हो, शून्य घोषित कर दिया जाता है। अवैध का मतलब क्या है? यहां पर शून्य, अवैध घोषित कर दिया जाता है, ब्रैकेट में शून्य घोषित कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति
ऑब्लिक उपराष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णय ऑब्लिक कार्य या कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात सभी कार्य अविधि मान्य नहीं होंगे। भाई ऐसे बोल देता विधि मान्य होंगे, विधि मान्य नहीं, विधि मान्य होंगे, विधि मान्य होंगे यानी अविधि मान्य नहीं होंगे। ऐसी शब्दावली तो फंसाती है इसमें पॉलिटिकल साइंस में। लिखो अविधि मान्य नहीं होंगे, और दूसरी शब्दावली भी लिख सकते हो विधि मान्य होंगे। और ये देखो, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, यस या नो? और निर्वाचन मंडल का उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? 54 में मिलता है। और इसके निर्वाचन मंडल के जो निर्वाचन मंडल में जो भाग लेते हैं वो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और जिन राज्यों में विधानसभा या जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब 28 राज्य है और 3 केंद्र शासित प्रदेश है। उनमें ऐसा है, माना कि किसी केंद्र शासित प्रदेश या किसी राज्य में विधानसभा भंग हो रखी है। क्या हो रखी है? विधानसभा भंग हो रखी है, या संसद का कोई सदस्य जिसकी डेथ हो रखी है उसकी सीट खाली चल रही है, तो संसद या विधानमंडल की कोई सी भी सीट अगर खाली है, या फिर हम कह सकते हैं निर्वाचन मंडल अगर अधूरा है, क्या है? निर्वाचन मंडल अधूरा है, तो ऐसी स्थिति में भी इसके चुनाव करवाए जा सकते हैं। और जो चुनाव करवा दिए ना, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में उस बात को लेकर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, यानी चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला फैक्ट लिखो, राष्ट्रपति ऑब्लिक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ऑब्लिक उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अधूरा, राष्ट्रपति ऑब्लिक उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अधूरा होने की स्थिति में इनके चुनाव करवाए जा सकते हैं। और इनके चुनाव कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग। इनका चुनाव करवाया जा सकता है। और निर्वाचन मंडल रिक्त, निर्वाचन मंडल रिक्त के आधार पर उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। देख लिया, चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यहां प्रश्नगत से तात्पर्य क्या है? चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो हम अगर एक लाइन में इस सारे फैक्टों को समझना चाहे कि आर्टिकल 71 क्या कहना चाहता है, तो आर्टिकल 71 ये कहना चाहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी विवाद होता है
तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट का है। लिखिएगा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित राष्ट्रपति पब्लिक उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 देख लिए। अब देखो, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियों का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 72 में। वहीं राज्यपाल की क्षमा करने की शक्तियों का उल्लेख किसमें मिलता है? आर्टिकल 161 में मिलता है। और इसमें कौन सा भाग आ जाएगा? भाग 6। और इसके लिए कौन सा भाग आ जाएगा? भाग 5। लिखो, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 लिखिएगा। इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियों का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियों का उल्लेख मिलता है। देख लिया? देखो, जिस प्रकार सेंटर में स्थिति राष्ट्रपति की होती है, उसी प्रकार राज्यों में स्थिति किसकी होती है? राज्यपाल की होती है, गवर्नर की होती है। तो गवर्नर को भी क्षमा करने की शक्तियां प्राप्त है, लेकिन वो कौन से आर्टिकल के तहत है? लिखो, नोट डालो, नोट डालो, नोट। राष्ट्रपति की भांति ही, हालांकि दोनों की क्षमा करने की शक्तियों में अंतर है, राष्ट्रपति की भांति ही राज्यपाल को भी क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को भी क्या है? क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। कौन से आर्टिकल के तहत? लिख लो वहां पे, राज्यपाल को रेखांकित करके लिख लेना, भाग 6 अनुच्छेद 161 के तहत। लिख लिया? अगला फैक्ट लिखो विद्यार्थियों, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों के पास ही राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों के पास ही क्षमा करने की पावर है, शक्ति है, लेकिन राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति विस्तृत एवं व्यापक है। विस्तृत एवं व्यापक है, मतलब ज्यादा क्षमा करने की शक्ति किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। लिख लिया? अब एक काम करो, पेज के 2 पार्ट करो। एक तरफ आप राष्ट्रपति लिखो, एक तरफ क्या लिखोगे? राज्यपाल। और ज्यादा लंबी लाइन मत खींचना, नहीं तो पेज खराब हो जाएगा, फिर मन ही मन में पता नहीं क्या क्या बोलोगे। राष्ट्रपति, और एक तरफ क्या लिखोगे? राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियों का उल्लेख।
क्षमा करने की जो शक्ति है उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? 72। और इसका भाग पूछे तो इतना तो मैंने लिखा ही दिया अभी आपको, है ना? भाग 6। और इसका भाग कौन सा आ जाएगा? भाग 5 आ जाएगा। यहां तक तो लिखने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। लिखो। देखो क्या होता है, इस क्षमा करने की शक्ति से तात्पर्य ध्यान रखना, जब न्यायपालिका अपना निर्णय सुना देती है उसके बाद में भी ये जिस व्यक्ति को सजा सुनाई गई है उसकी सजा को माफ कर सकते हैं ये लोग। ठीक है। अब माना कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी, तो फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं है। यहां पे लिखो, राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है, माफ कर सकता है। देख लिया? राज्यपाल में आ जाओ। राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है। अब ध्यान रखना, जो मार्शल कोर्ट होते हैं ना, मार्शल लॉ चलता है वहां पे, सैन्य कोर्ट, सैन्य कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया गया है, तो सैन्य कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उस निर्णय को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, बदल सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं बदल सकता। लिखो, राष्ट्रपति सैन्य कोर्ट ब्रैकेट में मार्शल कोर्ट के द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकता है। दिए गए दंड को क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। इधर आ जाओ। जबकि राज्यपाल सैन्य कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को माफ नहीं कर सकता है। लिख लिया? ध्यान रखना विद्यार्थियों, हम टोटल 12 अनुसूचियां पढ़ते हैं। उस 12 में से 7वें नंबर की जो अनुसूची है उसमें बातें नहीं करने का, विषय का बंटवारा कर रखा है। क्या कर रखा है? विषयों का बंटवारा कर रखा है। और इसमें 3 टाइप के विषय बना रखे हैं। 3 टाइप के विषय कौन कौन से हैं? एक तो संघ सूची के विषय। कौन सी सूची के विषय? संघ सूची के विषय। और एक बना रखे हैं राज्य सूची के विषय। और एक बना रखे हैं समवर्ती सूची के विषय। कौन सी सूची के विषय? समवर्ती सूची के विषय। संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र को है। किसको है? केंद्र को है। और राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य को है। किसको है? संबंधित राज्य को है। और समवर्ती सूची पर कानून दोनों ही बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकते हैं और राज्य भी बना सकते हैं। और टकराव अगर हो जाता है तो प्रथम वरीयता किसको देते हैं? केंद्र वाले को देते हैं। अब केंद्र में जो कानून बनाने वाली संस्था है उसका नाम है संसद। क्या नाम है? संसद है। और राज्य में जो कानून बनाने वाली संस्था है उसका नाम है विधानमंडल। क्या है? विधानमंडल है। इसी प्रकार यहाँ पे तो आ जाएगी संसद और यहाँ पे आ जाएगा विधानमंडल। इसी प्रकार हम इसको नाम दे सकते हैं केंद्र सरकार। क्या नाम दे सकते हैं? केंद्र सरकार। संघ सूची के मामलों में कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। और इस राज्य सूची के मामले में कानून कौन बनाती है? राज्य सरकार या राज्य, है ना। और समवर्ती सूची के मामले में दोनों बना सकते हैं। फिर आते हैं इधर वापस, यहाँ पे जो हम क्षमा करने की शक्तियां पढ़ रहे राज्यपाल और राष्ट्रपति की, तो संघ सूची के विषय और समवर्ती सूची के जो विषय है उनसे संबंधित कोई अपराध घटित हुआ है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है?
माफ कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है, वो पढ़ेंगे कौन कौन किस प्रकार से दंड का लघुकरण किया जाता है, बदलाव किया जा सकता है, वो देखेंगे अलग से हम। तो हम यहाँ पे तो केवल इतना लिखना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति संघ और समवर्ती सूची से संबंधित जो अपराध है उनको क्षमा कर सकता है। और यहाँ पर आएगा राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित मामलों में क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि पूर्णतः क्षमा कर दिया, वो देखेंगे हम, अलग अलग प्रकृति होती है उसकी। देखिएगा, राष्ट्रपति संघ सूची में ऑब्लिक समवर्ती सूची में, संघ सूची ऑब्लिक समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर किए गए अपराध को क्षमा कर सकता है, क्षमा कर सकता है। राज्यपाल में आ जाओ। वहीं राज्यपाल, देखो राज्यपाल राज्य सूची ऑब्लिक समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर किए गए अपराध को क्षमा कर सकता है, क्षमा कर सकता है समवर्ती सूची के मामले में और राज्य सूची के मामले में। तीन विषय अलग है, संघ सूची वाला मामला अलग है। यानी कि संघ सूची के मामलों में तो राज्यपाल कुछ ही नहीं कर सकता है, और हकीकत देखें ना, वास्तव में देखें तो राष्ट्रपति तीनों सूचियों के मामले में इंटरफेयर कर सकता है। संघ में भी कर सकता है, राज्य में भी। आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन इसका जो केंद्रीकरण है वो ज्यादा है, केंद्र की ओर झुकाव है। संघात्मक शासन व्यवस्था में ये होता है कि केंद्र केंद्र के हिसाब से शासन संचालित करता है, राज्य राज्य के हिसाब से शासन संचालित करता है। लेकिन हमारे जो यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई है हमने, उसका मिश्रण अपनाया है। मतलब राज्यों को भी स्वतंत्र नहीं रखा, केंद्र को भी ज्यादा पावर नहीं दिया, लेकिन कुछ परिस्थितियों में केंद्र पावरफुल हो जाता है। जब आलोचक आलोचना करते हैं ना इस संघात्मक शासन व्यवस्था की, तब। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, आर्टिकल 72 कंप्लीट। अब देखो 72 कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, आगे हम राष्ट्रपति की शक्तियां छोड़ रखी है अभी तक हमने। 53 में बताया था कि राष्ट्रपति को अलग अलग शक्तियां, उसकी न्यायिक शक्तियां भी आती है, न्यायिक शक्तियों में उसकी क्षमा करने की शक्तियां भी आएगी। इन शक्तियों को वापस हम देखेंगे, उसका लघुकरण परिहार वगैरह जो सारी शक्तियां ना, इनको देखेंगे। बस ये तो एक मोटा मोटा आइडिया दिया कि इस टाइप से, मतलब संघ सूची के मामलों में राष्ट्रपति करेगा, राज्य सूची के मामलों में कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और समवर्ती सूची के मामलों में दोनों को अधिकार है, राष्ट्रपति को भी है और राज्यपाल को भी है। अगला लिखो, अनुच्छेद 73 73। देखो, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। मेरी बात सुनना, जैसे पहले बांग्लादेश का कोई हिस्सा था, पहले बांग्लादेश का कोई हिस्सा था जो भारत का हिस्सा हुआ करता था। नहीं, पहले बांग्लादेश का कोई हिस्सा था, उस हिस्से को हमने भारत का हिस्सा बना लिया। अब संसद ने साधारण बहुमत से क्या कर लिया, उसको भारत का हिस्सा बना लिया। किसी संधि के तहत बनाया हो, चाहे समझौते के तहत बनाया हो। उसके बाद में जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां है उस क्षेत्र तक स्वतः क्या हो जाएगी, लागू हो जाएगी। कौन से आर्टिकल के तहत, 73 के तहत। या कोई क्षेत्र ऐसा है जो भारत का है और हमने दूसरे देश को दे दिया, तो ये नहीं है कि हमने बांग्लादेश को दे दिया तो भारत का राष्ट्रपति वहां पर भी जाके अब वो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, वहां पर शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो संसद के द्वारा समय समय पर जो शक्तियां निर्धारित की गई है या जो क्षेत्र निर्धारित किया जाता है भारत का,
उस लेवल तक ही इनकी जो शक्ति है उसका विस्तार होता है। लिखो, जिन विषयों के संदर्भ में या जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने का अधिकार है, वहां तक राष्ट्रपति की की शक्ति विस्तार होगा। ठीक है विद्यार्थियों, और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप रेस्ट करो, खाना वाना खाओ आराम से। धन्यवाद।